डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 6 है। इसमें आपको जंतु परागण से संबंध में बताया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने समझा कि पर परागण में वायु परागण किस तरह से होता है। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि जंतु परागण क्या है और ये किस तरह से होता है। जंतु परागण जैसा आपको वायु में बताया गया था उसी तरह से कि पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। अर्थात जो पुष्पों में परागण होता है अगर जंतुओं द्वारा होता है, जंतुओं के सहायता से, तो वो जंतु परागण कहलाता है। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक विभिन्न प्रकार के जीव पहुंचाते हैं। वहाँ पर वायु के माध्यम से परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते थे, यहाँ पर जीवों के माध्यम से जाते हैं। जैसे पक्षी, कीट, चमगादड़, घोंघा आदि इस प्रकार के जीव परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। और ऐसे जीवों को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं कि कीट, पक्षी इस रूप में, और परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर ये इसी आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। जिसमें फर्स्ट है आपका कीट परागण। तो कीट परागण अधिकांश पुष्पों में जंतु परागण कीटों के माध्यम से होता है। कीट मतलब मधुमक्खी, मक्खी, वर्र, भौरा, इस तरह के कीट। ये कीट भोजन या मधु के लिए किसी पुष्प पर बैठते हैं, यानी कि मधु, मकरंद आदि अर्थात अपना भोजन ग्रहण करने के लिए ये किसी पुष्प पर जाते हैं। तो उस पुष्प के परागकण इनके अंगों से चिपक जाते हैं, इनकी पीठ से, पैरों से, पंखों से चिपक जाते हैं। और ऐसा कोई कीट फिर किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचता है और उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो परागकण उसके वर्तिकाग्र में पहुंचकर परागण क्रिया संपन्न कराते हैं, यानी सहायता करते हैं। तो मुख्य रूप से कुछ कीटों से परागित होने वाले पुष्पों के नाम दिए गए, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी से आर्किड, बोगनविलिया, वनफसा, इस प्रकार के पौधे मधुमक्खी से मुख्य रूप से, या सैल्विया, इस तरह के पौधे मधुमक्खी से परागित होते हैं। शलभ, शलभ को वैसे मौथ बोला जाता है, इससे तंबाकू, धतूरा, इस प्रकार के पौधे परागित होते हैं। तितली, तितली से जो हमारे खुशबूदार पुष्प होते हैं, लिली, चमेली वगैरह, इस तरह के। इसी क्रम में एक बर्र, बर्र आप जानते हैं, बर्र से अंजीर का पुष्प परागित होता है। अब जो पुष्प कीटों से परागित होते हैं उन पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं में सबसे पहले आता है आकार। यानी कीट परागित पुष्प जिनमें कीट परागण होता है वे पुष्प बड़े होते हैं, और यदि छोटे भी होते हैं तो उनके पुष्प पुष्पक्रम के रूप में अर्थात गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सरसों का पुष्प है, सरसों का पुष्प कुछ छोटा होता है, आपने देखा होगा, लेकिन वो गुच्छे के रूप में होता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से गुच्छों में होते हैं यदि छोटे पुष्प होते हैं तो। सेकंड पॉइंट आता है रंग। रंग में जो कीट परागित पुष्प हैं उनके दल बड़े, यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं कुछ बड़ी होती हैं और चटकीले और आकर्षक रंग के होते हैं, जिससे कीट आसानी से आकर्षित हो सकें। अगर रंगों के आधार पर बात करें तो मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से नीले, पीले और बैंगनी रंग की ओर आकर्षित होती हैं। इसी तरह तितलियाँ लाल, नारंगी, इस तरह के रंग की ओर अधिकांशतः आकर्षित होती हैं। भौरा बैंगनी और नीले रंग की ओर, इसी तरह बर्र गहरे भूरे रंग की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कीट प्रमुख रंगों की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका गंध।
तो कीट परागित पुष्पों में गंध होती है, यानी उनसे एक विशेष प्रकार की गंध आती है, और ये गंध जरूरी नहीं है कि वो गंध सुगंधित ही हो। जैसे कुछ जिमीकंद वगैरह ऐसे पौधे होते हैं, तो उनसे एक हम कह सकते हैं सड़ी हुई बदबू भी आती है, उसे भी कीट परागित होता है, उनमें भी कीट परागण होता है। कहने का मतलब ये है कि उन पौधों में भी कीट परागण होता है कीटों के माध्यम से, तो इस तरह से गंध उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट आता है मकरंद। मकरंद कुछ पौधों की ग्रंथियों में यानी मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे मकरंद स्रावित होता है, जो स्वाद में अर्थात एक मीठा पदार्थ, रसीला पदार्थ होता है, जिसे हम मकरंद कहते हैं। और उस मकरंद को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से मधुमक्खियाँ इन पुष्पों पर आकर बैठती हैं और परागण क्रिया संपन्न होती है। अर्थात किसी पुष्प पर आती है तो परागकण चिपक जाते हैं, दूसरे पुष्प पर जाती है तो परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है परागकण। तो ऐसे पुष्पों के परागकण चिपचिपे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी पुष्पों के परागकण चिपचिपे हों, यानी कुछ पुष्पों के परागकण चिपचिपे होते हैं जो आसानी से कीटों के शरीर से चिपक सकते हैं। इसी क्रम में वर्तिकाग्र, ऐसे पुष्पों का वर्तिकाग्र मुख्य रूप से यानी प्राय दलपुंज के भीतर, अर्थात दलपुंज से मतलब है जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके भीतर स्थित होता है और चिपचिपा या खुरदरा होता है, क्योंकि कोई भी जीव जब दूसरे पुष्प पर जाएगा तो वर्तिकाग्र पर अंदर की ओर उसके परागकण आसानी से चिपक सकें या पहुंच सकें। तो इसी तरह से जैसे आपको मक्का में वायु परागण समझाया गया है, इसी तरह से एक पौधा है सैल्विया, इसमें कीट परागण। अब सैल्विया में कीट परागण किस तरह से होता है, तो आपको चित्र में सैल्विया का पुष्प भेजा गया है, दिया गया है, उसको समझेंगे। सैल्विया के पुष्प में आप देखेंगे कि सैल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है, अर्थात दो होठों के समान होता है, और इसमें ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, निचला ओष्ठ मधुमक्खियों को बैठने के लिए स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर मधुमक्खी शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि सैल्विया में मुख्य रूप से पर परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। सैल्विया का पुष्प पूर्व पुंपक्व, पूर्व पुंपक्व का अर्थ है कि जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर से पहले अर्थात जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो पुंकेसर पाए जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर का पुतंतु अर्थात जो पुंकेसर की आपको डंडी जैसी रचना बताई गई थी फर्स्ट टॉपिक में, तो वो पुतंतु छोटा होता है और इसके सिरे पर लीवर की भांति मुड़ा हुआ लंबा योजी, योजी का मतलब जोड़ने वाली रचना, कनेक्टिव कह सकते हैं इसे, होता है, जो दो असमान खंडों में, असमान यानी एक खंड बड़ा और एक छोटा, में विभाजित होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक परागकोश पाली, परागकोश पाली यानी परागकोश में जिसमें परागकण भरे रहते हैं उसकी पाली बनी होती हैं, और ऊपरी बड़े खंड पर स्थित पाली अवंध्य यानी फर्टाइल होती है, और निचले छोटे खंड पर स्थित पाली वंध्य होती है अर्थात स्टेराइल होती है। दोनों पुंकेसरों की वंध्य पालियाँ दलपुंज, दलपुंज आपको बताया गया है कि यानी पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनके समूह के मुख पर स्थित होती हैं, क्योंकि परागकण वहाँ से आसानी से चिपक सकें। जब मकरंद के लिए कोई मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो निचली वंध्य परागकोश पालियों को धक्का लगता है और योजी का ऊपरी खंड लीवर की तरह नीचे झुक जाता है। यानी कोई मधुमक्खी निचले परागकोश की तरफ बैठती है तो निचले योजी से ऊपरी योजी में धक्का लगता है और वो मधुमक्खी के शरीर से टकराता है।
दोनों अवंध्य परागकोश पालियाँ मधुमक्खी की पीठ से टकराकर उसके ऊपर परागकण बिखेर देती हैं, यानी टकराती हैं और परागकोश से परागकण निकलकर उसकी पीठ पर यानी उसके शरीर पर आ जाते हैं। और जब यही मधुमक्खी किसी दूसरे परिपक्व स्त्री केसर वाले, यानी जिसका स्त्री केसर परिपक्व हो चुका हो जायंग, ऐसे पुष्प में प्रवेश करती है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र, जो उसके वर्तिकाग्र होते हैं नीचे की ओर मुड़े रहते हैं, इसकी पीठ से रगड़ खाकर पराग कणों को चिपका लेते हैं और इस तरह से सैल्विया में परागण क्रिया संपन्न होती है। यानी मधुमक्खी सैल्विया में अपना मकरंद या अपना कह सकते हैं सामान्य भाषा में रस लेने के लिए जाती है, तो उसके जो पुंकेसर आपको बताए थे, पुतंतु दो भागों में बटे होते हैं, निचले पुतंतु से टकराती है तो ऊपरी पुतंतु नीचे की ओर झुक जाता है धक्का लगते ही, और उस ऊपरी पुतंतु के परागकोश पाली के परागकण उसके शरीर से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से यही मधुमक्खी दूसरे पर जाती है तो वो परागकण उसके वर्तिकाग्र से टकराकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागण क्रिया संपन्न होती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये सैल्विया का पुष्प है, जिसका पुष्प दो होठों की तरह यानी मुख की तरह इस तरह से खुला हुआ होता है, जिसमें निचली इस पंखुड़ी पर मधुमक्खी या कोई कीट आकर बैठता है और जो आगे गुहा दी गई है इस गुहा में से अंदर की ओर रस चूसता है, क्योंकि ये वाहे दल हैं और दल यहाँ पर दिए हैं तो दलों की ये नलिका होती है और इसके वर्तिकाग्र इन दलों की अंदर की ओर होता है। ये आपको इसके पुंकेसर दिखाए गए हैं, दो पुंकेसर हैं छोटे, जिनमें इस तरह से पुतंतु यानी बीच की रेखा है, वो तंतु बना हुआ है जो दो भागों में बटा होता है। अब यहाँ पर तीसरे चित्र में देखते हैं कि इस तरह से कोई मधुमक्खी जाती है और नीचे की ओर घुसती है तो इस पाली में धक्का लगता है यानी प्रेशर पड़ता है और ऊपरी परागकोश इसके पंखों से शरीर से इस तरह से टकराता है, रगड़ खाता है और परागकण इसके शरीर से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये मधुमक्खी द्वारा सैल्विया में परागण होता है। तो ये सैल्विया में कीट परागण आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।